हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम बिहार पुलिस सेट नंबर 6 का डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, सेट नंबर 6 जो बिहार पुलिस में है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी छोड़कर जीके जीएस का फुल डिस्कस आप लोग का डिस्कस करूंगा। और आप लोग उसे जब भी वीडियो देखें तो कलम और कॉपी के साथ रख कर देखें, ताकि जो भी आपको नहीं जानते हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्त, है ना कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लिया जाए कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा में डाल दिया जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि इसमें उत्पन्न कौन सी गैस होता है। तो उसमें उत्पन्न सा गैस जो होगा हाइड्रोजन होगा, है ना, ऑक्सीजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन कौन सी गैस होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन का जो संकेत होता है, हाइड्रोजन के संकेत H होता है और ऑक्सीजन का जो संकेत होता है O होता है। और अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो CO2 होता है दोस्त, है ना। अब चलते हैं कुछ पॉइंट के बाद बताते हैं आपको। कुछ पॉइंट है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आप लोग इसको एकदम हमेशा रट जाइए। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो एक न एक क्वेश्चन आपको अवश्य ही पूछा जाएगा। तो दोस्त, सबसे पहले बात कर लिए, नींबू में कौन सी अम्ल पाया जाता है? अगर नींबू में बात किया जाए तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका की अगर बात कर ली जाए, सिरका की अगर बात कर लिया जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल, है ना। सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें लाल चींटी में, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम में टाइटेरिक अम्ल, है ना, टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है कच्चा आम में। और इमली की अगर बात कर ली जाए, है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। इमली की अगर बात की जाए तो इमली में टाइटेरिक अम्ल, किसमें? टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ठीक है। अब देखिए, सोना और चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जब सोना और चांदी को हम जब सोना और चांदी को हम शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं दोस्त, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? H, है ना, NO3। तो आप लोग से क्वेश्चन है, आप हमको बताइएगा आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप हमको बताइए, कमेंट करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगला है 11 की बात आ जाइए 12, है ना। 12 की बात कर रहा है कि फेन प्लावन प्रक्रम में किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड आयक्स, किसके लिए? सल्फाइड आयक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कहता शरीर के संपर्क में स्प्लिट ठंडा अनुभूति होती है क्योंकि वह अत्यधिक जो है, क्योंकि जो है वह अत्यधिक वाष्पन, है ना, अत्यधिक वाष्पशील होते हैं, क्योंकि वह अत्यधिक वाष्पशील होते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 क्वेश्चन समझिएगा कि पेट्रोल के स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसमें से किसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ऑप्शन सुनिएगा, है ना। टेट्रामिथिल सीसा, टेट्राइथिल सीसा, टेट्रामिथिल सीसा, टेट्राइथिल सीसा। तो टेट्राइथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले? टेट्राइथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 हो गया, है ना। 15 कहता है काष्ठ का आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा गैस कौन सा होता है? काष्ठ का आसवन द्वारा, काष्ठ का आसवन द्वारा बनाए गए जो है बनाए गए एल्कोहल कौन सा एल्कोहल होते हैं? तो देखिए मिथिल एल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं? मिथिल एल्कोहल। क्या बोले हम? मिथिल एल्कोहल। तो दोस्त मिथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3
है ना, CH3OH, CH3 इथिल अल्कोहल, है ना। अब देखिए एक आता है इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH। इसे इथिल अल्कोहल को हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, इथिल अल्कोहल को हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। अनाज का अल्कोहल किसको कहते हैं? तो दोस्त अनाज का अल्कोहल जो है हम लोग इथिल अल्कोहल को कहते हैं, ठीक है, इथिल अल्कोहल को कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो आप हम जो है फिर से रिपीट करते हैं, है ना। आप लोग इसको फिर से बोलिएगा, बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। सोना और चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो क्या बताइएगा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। अब बताए इथाइल अल्कोहल, है ना, मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CA3COOH। इथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अनाज अल्कोहल किसे कहते हैं? इथिल अल्कोहल को। अनाज अल्कोहल किसे कहते हैं? इथिल अल्कोहल के। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 16 नंबर जो है हिंदी है, आप एक बार चलिए, हाँ 21 नंबर क्वेश्चन, कितना? 21 कहता है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। देखिए विशिष्ट ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल जो होता है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, है ना। फिर से सोचिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है जूल प्रति केजी और प्रति केल्विन, है ना। अच्छा एक चीज आपको पता है, चलिए इसका कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं, है ना, कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या? आपको ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या? जूल होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या? ताप। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। क्लियर हो गया ना? ताप का अगर एसआई मात्रक पूछे तो केल्विन है। अब तुमसे पूछ दिया जाए बताओ डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, तो जवाब आना चाहिए वो भी ताप का है। डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है दोस्त? तो ताप का है, ये सब भूलिए नहीं। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, देखिए पहले सबसे आपको माइंड में आया होगा कि सीजीएस मात्रक क्या? तो देखिए हम यहाँ क्लियर कर देते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक होता है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम यूनिट, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस में जो है ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी, है ना, कैलोरी। ऊष्मा का क्या मात्रक होता है? कैलोरी होता है। तो यहां से क्लियर हो गया। आप लोग इसको एक बार फिर से बोलिए साथ में, है ना। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए किस विद्युतीय चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, वो होता है गामा किरण के। किसका होता है? गामा किरण का चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं। क्या बोले? गामा किरण के चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक जो है किसका होता है? आप क्या क्वेश्चन होगी, ठीक है, कि आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का, है ना, तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? अब क्वेश्चन यहां देखिएगा, आप इसको जवाब दीजिएगा दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन है गामा किरण के खोज किसने किया था? तो गामा किरण के खोज किया था पोल ब्लाड, है ना, पोल बिलाड। अवरक्त किरण की खोज किसने किया? विलियम हर्शेल। रेडियो तरंग, है ना, रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी, है ना।
क्या बोले, मार्कोनी, क्या बोले, मार्कोनी, मार्कोनी है ना, मार्कोनी। एक्स किरण की खोज किसने किया, एक्स किरण का खोज रोटेजन है ना, रोटेजन, रोटेजन। अब देखिएगा, अब गामा किरण की आवृत्ति कितना होता है, ये भी 10 पे पावर 8 हर्ट्ज से है ना, 10 पे पावर 8 हर्ट्ज से 10 पे पावर 22 हर्ट्ज, ठीक है। और आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आप लोग का, है ना। अब जवाब दीजिएगा साथ साथ में। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड, गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल, अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल, अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल, ठीक है। रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी। एक्स किरण की खोज रेटेजॉन, एक्स किरण की खोज रेटेजॉन, रोंटजन, रोटजन। गामा किरण की आवृत्ति कितना होता है, गामा किरण की आवृत्ति होता है 10 पे पावर 8 हर्ट्ज से 10 पे पावर 22 हर्ट्ज। आवृत्ति का अगर ऐसा मात्रक पूछे जाए तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 कहता है किसी धात्विकी तार का प्रतिरोध P है, धात्विकी तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नेप प्रतिरोधकता कितना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन में देखिएगा दोस्त, इसका ऑप्शन अगर P रहे तो नेप प्रतिरोधकता P हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 का बात है, क्वेश्चन नंबर 23। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको हम बता रहे हैं जो इसका डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक करके हम डिस्कस कर देते हैं कि प्रतिरोध का जो सूत्र होता है ना, प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल, गुणे क्षेत्रफल अब बटा लंबाई है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर बोल दिया जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो बोलिएगा ओम, क्या है, ओम। अब ही तुमसे पूछे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो जवाब दीजिएगा ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। आगे बात करें लंबाई, लंबाई के जो है एसआई मात्रक क्या है, तो लंबाई के एसआई मात्रक मीटर है, ठीक है, लंबाई के एसआई मात्रक मीटर है। क्षेत्रफल के अगर पूछ दिया जाए कि बताइए क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर स्क्वायर है, या वर्ग मीटर कह सकते हैं हम लोग, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्त कि मनुष्य के सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। जब मनुष्य सूखे हुए होते हैं, जिसमें नमी मतलब नहीं होते, उस समय उसका प्रतिरोध बताइएगा कितना है, ठीक है। क्या बोले, मनुष्य जब सूखे होते उसका प्रतिरोध कितना होते हैं, तो 10 पे पावर 5 ओम, 10 पे पावर 5 ओम होते हैं, ठीक है, 10 पे। लेकिन जब मनुष्य भींगा हुआ रहता है, जब मनुष्य भींगा हुआ रहता है तब 1500 ओम होते हैं। कितना होते हैं, 1500 ओम होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वह वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए, इसका वैद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतनी ही रहता है जितना वो सतह पर रहेगा, है ना, उतनी ही रहता है जितना वो सतह पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहे थे, इसके नियत क्या होगा। देखिए क्षैतिज क्षेत्र में समान वृत्तीय गति से चल रहा है तो उसके लिए जो नियत होगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। अच्छा, आपको बता दिया जाए, देखिए अगर बात कर लिया जाए गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है इंपॉर्टेंट VVI है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर किसका होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्त। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग हमेशा कॉपी कलम लेकर रखिएगा। अगर कोई भी एग्जाम में बैठिए तो आपका ये सब क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर एक दो क्वेश्चन पूछ देता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ है कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh, mgh। देखिए जी,
अगर बात कर ले, हाँ जी के बात कर लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना महत्तम है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम धुर पर होता है। किस पे होता है? धुर पे होता है। अब देखिए एक बात यार, अगर कर लिया जाए तो जी का जो मान होता है 10 न्यूटन, या बात करें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां भी देख लीजिए जाए, कहता है विस्थापन बल संवेग त्वरण वेग कौन सा राशि है। देखिए आपका ध्यान में रखिए, जिसमें वेग आ रहा है ना, वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि है। वो क्या है? सदिश राशि है। याद रख लीजिएगा, कौन सा राशि है? सदिश राशि है। वेग का ऐसा, वेग का जो मात्रक होते हैं है ना, वेग का जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेग का जो होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन का भी होता है मीटर, विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। अब बल का होता है न्यूटन, बल का जो होता है न्यूटन होता है, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। त्वरण, अगर बात कर लिया जाए त्वरण, त्वरण का जो है, त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका? त्वरण का, ठीक है। संवेग का जो मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वो संवेग का ऐसा मात्रक होता है। देखिए बताइएगा बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? जल्दी, बल का सीजीएस मात्रक जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया है ना 25-26 तक? एक बार आप रिपीट कराते हैं, फिर से देख लीजिएगा यहां से, और यहां तक करा चुके हैं। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक वर्ग मीटर होता है। और मनुष्य के सूखे शरीर का प्रतिरोध 10⁵ ओम होते हैं। मनुष्य के भीगे शरीर का प्रतिरोध 1500 ओम होते हैं। विस्थापन बल संवेग त्वरण वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन बल संवेग त्वरण वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। विस्थापन के ऐसा मात्रक मीटर होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण के ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग के ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। गतिज ऊर्जा सूत्र हाफ mv स्क्वायर होता है। स्थिति ऊर्जा सूत्र mgh होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान महत्तम कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। जी का मान कितना होता है? 10 न्यूटन या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कहता है निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए, ठीक है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए वही स्टोन ब्रिज विधि, वही स्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्त, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ओम का नियम, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ओम का नियम जो होता है, ठीक है, भी समानुपाती आई होता है, भी समानुपाती आई होता है। किसका? ओम का नियम का, है ना। ओम का नियम जो होता है भी समानुपाती आई होता है। तो अब देखिए यहाँ से जब समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं हम लोग, तो कोई एक देते हैं कॉन्स्टेंट, है ना, क्या देते हैं? कॉन्स्टेंट। तो क्या बोल रहे हैं? एक देते हैं हम लोग नियतांक, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, कॉन्स्टेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा? v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, यही ओम का नियम है, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग आर प्रतिरोध के जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v बटा आई, v बटा आई। अब देखिए v जब निकालिएगा तो आपको पता है कि v बराबर होता है आई आर, हाई या ना। धारा जब निकालेंगे तो v बटा आर। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ठीक है। अगर ओम का नियम,
ओम का नियम के भी समानुपाती आई होता है। अगर हम समान अनुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट का चिन्ह देते हैं, कॉन्स्टेंट देते हैं, जो यहाँ ताप का रूप में आर एक प्रतिरोध होता है ना। तो V बराबर आई आर हो गया। यहाँ से जब हम प्रतिरोध के निकालेंगे तो देखिए गुना है आर के साथ, इधर कर देंगे भागा हो जाएगा, V बटा आई हो जाएगा। V मतलब होता है विभवांतर और आई मतलब होता है धारा। ठीक है, जब हम विभवांतर के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई गुने प्रतिरोध, मतलब धारा गुने प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ जब धारा के निकालेंगे तो विभवांतर बटा प्रतिरोध हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग बताइएगा, हम जल्दी कमेंट करिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है ना। क्या बोल रहे हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है ना वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब बताइए धारा है ना, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर हो गया है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ है। कहता है क्वेश्चन नंबर, हाँ एक को इसी से संबंधित है, रॉल विधि किससे संबंधित है। ठीक है, रॉल विधि जो है किससे संबंधित है, तो प्रकाश का परिकिरण से है ना, परिकिरण से। तो दोस्त आप एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से समझ जाइएगा। ओम का नियम भी समानुपाती आई होता है, तो V बराबर आई आर हो जाता है। प्रतिरोध के निकालेंगे सूत्र, विभवांतर बटा धारा होता है। विभवांतर का जब सूत्र निकालेंगे तो धारा गुने प्रतिरोध होता है। धारा का सूत्र निकालेंगे तो विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। रेले विधि किससे संबंधित है, तो प्रकाश का परिकिरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है। खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। देखिए ओम्स लॉ अभी बताए हैं, ओम्स लॉ में V समानुपाती आई होता है, V बराबर आई आर हो गया, V बराबर आई आर। अब देखिए फ्यूज तार किसका बना होता है, फ्यूज तार जो है किसका बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। किसका होता है, शीशे और टीन, PB और ASN के बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया जाए और आप इसके हमेशा आप लोग याद रखेगा। फ्यूज तार किसका बना होता है, शीशे और टीन का। फ्यूज तार किस क्रम में जोड़ा जाता है, देखिए फ्यूज तार जो होता है किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। अच्छा एक चीज बताइए, श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है तो क्या होता है, याद रखेगा, आर बराबर है ना, RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ, अगर ये पैरेलल समांतर में जोड़ा रहे तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है। ठीक है, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होता है। प्रेरित धारा की दिशा जो दोस्त वो जो प्राप्त होता है फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किसके, फ्लोएम के दाएं हाथ के नियम से। नहीं, फ्लोएम के दाएं हाथ के नियम क्या कहता है, जो सुनिए, फ्लोएम के दाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर आप इस प्रकार है ना, अगर आप इस प्रकार अंगूठे को अपने दाएं हाथ को फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस प्रकार अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा दिशा को है ना, अंगूठा जो होता है, अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है ना, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और तर्जनी धारा की दिशा को दर्शाता है और अनअंगुलीय जो होते हैं वो चुंबकीय सुई का विक्षेप करके बताते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए,
कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है। देखिए जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसके लिए तापमान कितना होता है, तो 10 पे पावर 7 केल्विन, 10 पे पावर 7 केल्विन। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन पर, किस पे, नाभिकीय संलयन पर। अब परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर, है ना, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। अब देखिए नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन होता क्या है, समझिए मेरी बात को। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन होता क्या है, तो मेरे बात को गौर से सुनिएगा, है ना। नाभिकीय संलयन की बात करें, जब दो नाभिक, छोटे छोटे नाभिक जब आपस में जुड़ जाता है, जुटने के बाद एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेता है, और निर्माण होने में, है ना, वो बहुत सारा क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है और ऊर्जा हमें देता है। जिसे कारण देखिए ये जो होता है, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन का सिद्धांत पे कार्य करता है। और यही एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बन जाता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्रकाश मिलता है ना। जब एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, है ना, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर हो गया ना। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, कार्य करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, 44वें संविधान संशोधन, 85। अब देखिए संविधान प्रावधानों से हटकर हुआ था, क्या, कि संविधान प्रावधानों से, संविधान प्रावधानों से हटकर हुआ था, है ना। अब ध्यान से देखिए भारत का, है ना, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए दोस्त, भारत का जो था प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या बोल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अब भारत का प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था के बाद बोल रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रथम के बात कर लिया जाए, है ना, प्रथम के बात कर लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम जो है वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कौन थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ना। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो है भारत के प्रथम मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री था कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति इनमें से किस पर लागू होता है। यह उक्ति जो लागू होता है राष्ट्रपति, इस किस पे लागू होता है, तो राष्ट्रपति पर लागू होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अब सुनिए थोड़ा सा क्वेश्चन है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री का नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है ना, नियुक्ति करता, नियुक्ति गलती लिखा है, नियुक्ति, नियुक्त करता है, ठीक है, नियुक्त करता है। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? आर्टिकल 75 संबंधित है दोस्त, है ना, कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। आर्टिकल जो है 53, आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? आर्टिकल 53 है राष्ट्रपति राष्ट्र का, है ना, राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 क्या है? आर्टिकल 81 के अंतर्गत है कि लोकसभा का गठन होना, किसका? लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन। आर्टिकल कितना के बात कर रहा है? 81, लोकसभा गठन 81, और राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 75 जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। फिर से सुनिएगा आर्टिकल, अब आ जाइए आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 जो कहता है इसके जो आर्टिकल 93 के जो अंतर्गत है कि लोकसभा में, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। फिर से आपको बता देते हैं आर्टिकल जो है, सबसे पहले क्वेश्चन इसका था, देखिए समझिए, कोवार राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नियुक्त नहीं करता है। यह नियुक्ति किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर। अभी बताएं भारत के जो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आर्टिकल अगर बात कर ली जाए, आर्टिकल जो है आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 75 संबंधित है दोस्त कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है, ठीक है। आर्टिकल 53 जो है राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होते हैं। आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 दोस्त कि लोकसभा का गठन होता है। आर्टिकल 93 जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन है ना, कितना? 33 क्वेश्चन कहता अर्थव्यवस्था का टॉक ऑफ स्ट्रॉन्ज से संबंधित है। तो जो संबंधित है दोस्त, है ना, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अब देखिए 34 कहता है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश के दर्ज पर किया गया था? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के दर्ज पर किया गया था? ये किया गया था चीन। किस पे? चीन पे, है ना, चीन। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है। वो जो प्रयुक्त किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण का पूर्व, है ना, डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है, वो आपको देखी जाती है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है।
अच्छा एक चीज बताइए, आपका है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण पहले ही बताया, सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है, सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगेगा, तो सूर्य ग्रहण जो लगेगा आपको अमावस्या का, है ना, और सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या का लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या का लगेगा, और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण जब लगता कैसे है, तो देखिए इस सूर्य है और ये जो पृथ्वी है ना, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी और यहाँ है सूर्य। जब आपको पता है कि इसका जो सर्किल होते हैं, इसका जो चक्कर लगाते हैं चंद्रमा, पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहे हैं चंद्रमा, यही चंद्रमा, ये जो चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, ये घूरते घूरते ये इसका नजदीक आ जाता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, तो क्या ग्रह लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या, अमावस्या को लगते हैं, अमावस्या को लगते हैं, ठीक है। अभी ही देखिए, अब अगला समझिए, चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण जो है ना, चंद्र ग्रहण जो है सूर्य के बीच पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है, चंद्रमा का बीच पृथ्वी आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं, जिसके कारण कौन से ग्रहण लग जाते हैं, तो चंद्र ग्रहण लगते हैं, है ना। कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो लगते हैं, चंद्र ग्रहण जो लगते हैं वो पूर्णिमा का लगते हैं। कब लगते हैं, पूर्णिमा के। फिर से समझ लिया दोस्त, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्लियर हो गया ना। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो पूर्णिमा के लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या को लगेगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र का ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो पश्चिमी घाट से आता है। कहां से आता है, तो पश्चिमी घाट से आता है। क्लियर हो गया ना, कहां से आता है, पश्चिमी घाट से आता है, ठीक है। 38 की अगर बात किया जाए, ठीक है, 38, चलिए देखिएगा, है ना, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो प्रसिद्ध है हाथियों के लिए। किसके लिए, हाथियों के लिए। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में। कहाँ है, केरल में। पखाल अभ्यारण्य है ना, पखाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो तेलंगाना। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वाराणसी में। अब कहता है कन्हा नेशनल पार्क उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो झारखंड में है। कहाँ है, तो झारखंड में है। दचगम नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो एक बार दोस्त, ठीक है, इसको फिर से एक बार देखिएगा जल्दी, ठीक है। पेरियार वन जीव रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए। पेरियार वन जीव कहाँ है, तो केरल में। पखाल अभ्यारण्य कहाँ है, तेलंगाना में। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वाराणसी में। कन्हा नेशनल पार्क उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। डोमला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में। दचगम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर से देखिएगा, दचगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, डोमला वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, कन्हा नेशनल पार्क उद्यान मध्य प्रदेश में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में, पखाल अभ्यारण्य तेलंगाना में, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। पेरियार वन्यजीव रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। तो आज हम 38 तक के लिए क्वेश्चन करते हैं।
हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का नवीन मिशन 2.0 में सुस्वागत, वेलकम है। जय श्री राम। तो दोस्त, कल हम 38 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिए थे बिहार पुलिस सेट नंबर 6 का। आज हम 39 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 39, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है ना। इसमें देखिएगा ऑप्शन में स्लेट बलुई पत्थर, शिष्ट सेल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट बालू पत्थर। तो इसमें से मिलान सही नहीं है उस स्लेट बाय पत्थर। आप इसका देख सकते हैं मूल चट्टान और रूपांतरिक चट्टान, है ना। मूल चट्टान और रूपांतरिक चट्टान। सबसे पहले यहाँ देखिएगा स्लेट जो है शिष्ट का रूपांतरिक चट्टान बनता है। चूना पत्थर जो है संगमरमर होता है। चूना पत्थर संगमरमर होता है। डोलोमाइट संगमरमर होता है ना। ग्रेनाइट का नीस होता है। बेलसेट मतलब एमपी पोलाइट होता है। ठीक है, इस तरह से आपको अपना कलम कॉपी निकाल के नोट करते जाइएगा, है ना। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में किस पुस्तक से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलता है ना। तो पाटलिपुत्र का शासन प्रशासन का जानकारी हमें, है ना, जानकारी हमें किससे मिलता है, किस पुस्तक से। तो इंडिका, है ना। इंडिका एक पुस्तक है। इसका जो लेखक है दोस्त, देखिए इंडिका पुस्तक का लेखक मेगा अस्तिनीज। आप याद रखिएगा, है ना। आप क्या पाटलिपुत्र का प्रशासन की जानकारी जो मिलता है इंडिका पुस्तक से, है ना। इंडिका पुस्तक का जो लेखक है मेगा अस्तिनीज है। अब देखिए क्या है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है ना, उसका लेखक कौन है। अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है। उसका लेखक विष्णुगुप्त। उसका लेखक कौन है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को चाणक्य भी कहते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य, है ना। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, अब कहता है मोर प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी किस पुस्तक से मिलता है। मोर शासन का सबसे अधिक जानकारी किस शासन से मिलता है, मतलब किस ग्रंथ से मिलता है। कहता है मोर प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी किस पुस्तक पर मिलता है। तो आपको मिलता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक से। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक जो था दोस्त, है ना, वो मोर प्रशासन का सबसे अधिक जानकारी आपको अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलता है। ठीक है, अब देखिए कि अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक किस भाषा या किस लिपि, यहाँ देखिए लिपि की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, किस लिपि का प्रयोग किया गया है। जब अशोक ने अभिलेख लिखा तो उसमें सबसे अधिक जो लिपि का प्रयोग हुआ ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था, है ना। अशोक का अभिलेख में सबसे अधिक लिपि का प्रयोग जो हुआ था ब्राह्मणी लिपि का हुआ था। अब चलते हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। कहता है बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा के एक नया प्रांत बना के नेतृत्व में किया गया था। देखिए उस समय जो था सच्चिदानंद सिंह था। उस समय कौन थे, सच्चिदानंद सिंह थे। अब उस जब प्रांत बना गया था सच्चिदानंद सिंह थे, तो आप हमको बताइए, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, है ना। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, तो आप हमको बताइए बिहार मतलब बंगाल से जो बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। कितना, 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से बिहार अलग हो गया था। और कहता है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1936 को, है ना, 1 अप्रैल 1936 को क्या हो गया था, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। अब देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, है ना। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दोस्त, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कहता है सरकार के अंगों में शामिल है। तो दोस्त सरकार के अंगों में जो शामिल होता है वो 3 गो होता है। देखिए कार्यपालिका, सरकार के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है एक्सोनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है। तो देखिए एक्सोनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा को हर्ष को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा को हर्ष को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना 43 नंबर क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया है ना, कहाँ के संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। देखिए बिजली घर है ना, जब पढ़िएगा कोशिका, तो आपको पता है कि वहाँ कोशिका जो खोज हुआ था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, जो कौर के आकार का देखा था, है ना, जो कौर के आकार का देखा था। तो उसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रेस चक्र जो होते हैं वो संपूर्ण क्रिया जो होते हैं वो क्रेस माइटोकॉन्ड्रिया के में ही होते हैं। बिजली घर जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिजली घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। आत्महत्या थैली है ना, आत्महत्या थैली कहते हैं दोस्त। आत्महत्या जो थैली है उसको लाइसोसोम को देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या थैली, एक थैली अगर थैली जो फट जाता है, लाइसोसोम अगर उसमें फट जाता है तो एक जहरीली पदार्थ पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति मृत्यु हो जाता है। इसीलिए हम इसको आत्महत्या थैली कहते हैं। हरित लवक में मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं। हरित लवक में मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ तक हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान में स्लेट जो बनता है शिस्ट बनता है, चूना पत्थर संगमरमर होता है, डोलोमाइट संगमरमर होता है, ग्रेनाइट नीस होता है, बेलसाइट एमपी पोलाइट होता है। इंडिका पुस्तक का जो लेखक है मेगास्थनीज है ना, इंडिका पुस्तक का जो लेखक होता है मेगास्थनीज होता है। अर्थशास्त्र का जो लेखक होता है चाणक्य होते हैं। चाणक्य हम विष्णुगुप्त, चाणक्य हम लोग क्या जानते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, है ना। मौर्य प्रशासन का सबसे अधिक जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? तो अर्थशास्त्र मिलता है ना। अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक लिपि का जो प्रयोग किया गया था ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था। अब कहा गया बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 में हुआ था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ था, है ना, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए सरकार का 3 अंग है। सरकार का कितने अंग है? तो 3 अंग है दोस्त, है ना। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिका। अब कहता है वृद्धि दर को मापने के लिए एक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। ऊर्जा हर्ष को मापने के लिए क्लोरोमीटर का
प्रयोग किया जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं 44 क्वेश्चन हो गया था। 45 नंबर क्वेश्चन कहता 28वें क्रिस्टकेस चार्ल्स अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? RRR को मिला था। ठीक है, RRR को मिला था। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कहता यदि किसी पिंड का A का द्रव्यमान पिंड B के द्रव्यमान का 2 गुना है तो दोनों का समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? A का त्वरण B के त्वरण का आधा हो जाएगा। A के त्वरण और B के त्वरण से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, A बराबर मतलब V माइनस U/T होता है। त्वरण का जो सूत्र होता है ना, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा T होता है। और जो त्वरण का SI मात्रक होता है, आपको बता चुके हैं त्वरण का SI मात्रक तो कितने क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब 46 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच नदी जो सीमा बनाती है ना, वो संकोच नदी जो सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए संकोच नदी का जो सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना। याद रखिएगा संकोच नदी के जो सीमा बनाते हैं किससे? भारत के किस राज्य से? असम एवं अरुणाचल प्रदेश से। संकोच नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान से। कहाँ से निकलती है दोस्त? उत्तरी भूटान से, उत्तरी भूटान से, उत्तरी भूटान से। संकोच नदी कहाँ मिल जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में। संकोच नदी अगर पूछ दिया जाए आपको कि संकोच नदी जो है ना किसका सहायक नदी, तो आपको मिल जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में, है ना। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात किया जाए आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात किया जाए आपसे, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत मतलब चीन से निकलती है ना, चीन से निकलती है और भारत में जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। सबसे पहले याद रखिएगा भारत मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्त है ना, तिब्बत चीन से निकलती हुई आती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम घाटी से बहते हुए, देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम घाटी से बहते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आज रख लीजिएगा दोस्त, ठीक है। अब अगला नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देखिए पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है वो आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, है ना। पीर पंजाल श्रेणी जो पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब देखिए काराकोरम दर्रा, कुछ आपको दर्रे का हम नाम बताएंगे, आप इसको हमेशा रट जाइए क्योंकि कोई भी एग्जाम में आप कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो दोस्त एक क्वेश्चन हमेशा आपको सामने रहेगा, है ना। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, है ना। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये भी आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब आगे क्या है? बनिहाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा जो है वो भी आप कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अब थालघाट दर्रा, ठीक है। थालघाट दर्रा जो है वो कहाँ है? तो दोस्त वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। थालघाट दर्रा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। थालघाट दर्रा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, है ना। पालघाट दर्रा जैसे कहे पालघाट दर्रा तो केरल में, है ना, केरल में। पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल में। नाथुल दर्रा सिक्किम में। नाथुल दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। नाथुल दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में। कहता बड़ा लच्चा
बड़ा लच्चा दर्रा जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए दीपू दर्रा भी है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और रोहतांग दर्रा, जैसे कहे रोहतांग दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। सेला दर्रा है ना, सेला दर्रा कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। सिपकी ला दर्रा ये कहाँ है? ती भी है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हम आपको एक बार फिर से दर्रे के बारे में बताते हैं, कौन से दर्रा कहाँ है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और कोई भी एग्जाम, कंपटीशन के कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो उसमें एक न एक क्वेश्चन आपको रहेगा। पहला पीर पंजाब श्रेणी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। थाल घाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में। पाल घाट दर्रा कहाँ है? तो केरल में। नाथुल दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बड़ा लच्चा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सेला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सिपकी ला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्त, ठीक है। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त शेयर कीजिए और कमेंट करिए, है ना, ताकि हम आप उत्सव से बनाएंगे और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना है ना, तुलबुल परियोजना जो है वो आपका झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ? झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है दोस्त। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर, है ना। ब्यास परियोजना तो ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? ब्यास नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना है ना, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नगल परियोजना, भाखड़ा जैसी आ जाए नगल परियोजना है सतलज नदी पर। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर, है ना। हीराकुंड परियोजना जो है महान नदी पर है। किस नदी पर है दोस्त? महान नदी पर है, ठीक है। इडुक्की परियोजना जो केरल में है ना, ये जो है पेरियार नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर। चलिए हम एक बार यहाँ परियोजना के बारे में बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोग का। अगर कहे तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। सलाल परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ब्यास परियोजना किस नदी पर? ब्यास नदी पर। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर? रावी नदी पर। भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? महान नदी पर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर? पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है हीरोइन प्राप्त होती है, हीरोइन जो प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से, है ना। हीरोइन जो प्राप्त होती है ना, अफीम पोस्ता से, है ना, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा? कहता जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसे प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होते हैं, यह परिभाषा किसका है? तो जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली होते हैं, है ना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होते हैं, यह परिभाषा है जॉन सीले के। यह किसका परिभाषा है? तो जॉन सीले का परिभाषा है, ठीक है, जॉन सीले का परिभाषा है।
अगला क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर ले। विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, है ना? विश्व बैंक का मुख्यालय विश्व बैंक का मुख्यालय आपको हो जाएगा वाशिंगटन, है ना? टन डीसी। अब देखिए 53 नंबर। अच्छा एक चीज आप बताइए हमको, है ना? अगर बात कर लिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के मुख्यालय का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूनेस्को के मुख्यालय आपका है पेरिस, है ना? कहाँ है? तो पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय जो है जनेवा, है ना? कहाँ? जनेवा। अच्छा एक क्वेश्चन याद है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपका जनेवा में है नहीं? कहाँ है? तो जनेवा में है। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोले? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना। कहाँ है? वियना में। ठीक है, कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क, है ना? न्यूयॉर्क में। क्लियर हो गया? फिर से बता दे। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है ना? और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? वियना है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है दोस्त, है ना? सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रचुरतम लक्ष्य सच कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये जो सच जो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब देखिए 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संगीत उपयोग प्रवृत्ति का सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो इसका जो परिभाषित करता है अतिरिक्त उपयोग और अतिरिक्त आय का। ठीक है, 57 क्वेश्चन है अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का, है ना? 56 क्या? अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का, है ना? 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि यदि एक दी हुई समय अवधि के कीमतों तथा मैत्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो इसमें जो है वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप परिवर्तित हो रहेगा, है ना? रहेगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 58 क्या कर रहा है,
कहता मात्र एक मुट्ठी बाजारों के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो देता हूं। इस कथन से आप मध्यकालीन शासक का संबंध करेंगे। तो ये जो है कहना, कहने का मतलब है मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दूंगा। यह कथन शेरशाह सूरी का है। यह कथन कितना किसका है? शेरशाह सूरी का है। ठीक है, किसका है दोस्त? तो शेरशाह सूरी का है। अच्छा चीज बताइए, शेरशाह सूरी का बचपन के नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम है ना, बचपन का नाम। तो शेरशाह सूरी का बचपन के नाम था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। ठीक है, शेरशाह सूरी का बचपन के नाम क्या था? फरीद खां था। ठीक है, अब देखिए 59 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थे? देखिए औरंगजेब जो थे वो बीना बजाते थे। औरंगजेब क्या बजाते थे? तो बीना बजाते थे। कौन? औरंगजेब, है ना। औरंगजेब क्या बजाते थे? बीना बजाते थे। अब बताइए औरंगजेब जो है बीना बजाते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है ना। औरंगजेब को नोट कीजिएगा, है ना। 59 औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता। देखिए शेख का नुमा गुरु, शेख का जो नुमा गुरु था तेग बहादुर, शेख का जो नुमा गुरु था तेग बहादुर, उसको औरंगजेब ने मरवा दिया था, है ना। शेख का नुमा गुरु तेग बहादुर जो था, है ना, उसको औरंगजेब ने मरवा दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि शेख का नुमा गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मतलब किस शासक ने मरवाया था? तो औरंगजेब मरवाया था। अगर पूछ दिया इस तरह से कि औरंगजेब ने सिख के नुमा गुरु, है ना, किसको मरवाया था? तो तेग बहादुर को। ठीक है, किसको मरवाया था? तेग बहादुर को। और एक बात यहाँ पर याद रखेगा, है ना, औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब जो थे वो चित्रकला पर क्या कर दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। किसके में? औरंगजेब जो थे वो चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा भारत के शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजमुकुट का अधिकार में चला गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1558 ईस्वी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1558 ईस्वी के अंतर्गत वो चला गया था, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1558 ईस्वी में चला गया था। क्लियर हो गया ना सर? अब आते हैं 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? है ना। अब ध्यान से देखिए, सूरत अधिवेशन के बाद अगर बता दिया जाए आपको, है ना, सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में होता है ना, 1850। इसका संस्थापक माना जाता है एएम हुम को माना जाता है संस्थापक था। ठीक है, जब 1907 में सूरत अधिवेशन में हो रहा था, उसमें अध्यक्षता कर रहा था आर.बी. घोष, है ना। कौन कर रहे थे? आर.बी. घोष, रास बिहारी घोष। उसी में नर्म दल और गर्म दल का बंटवारा हो गया था। उसी में क्या हुआ थे? नर्म दल टूट गए थे, एक बट गए थे नर्म दल, एगो गर्म दल में टूट गए थे। तो 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष में नर्म दल और गर्म दल टूट गए थे। इसका अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। अब अच्छे क्वेश्चन आप हमको बताइएगा कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कर रहे थे? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? है ना। अरे बताइए कहाँ हो रहे थे? हम बोले 1916 में, क्वेश्चन नंबर आपको है ना 62,
कि 1916 में, है ना, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? और ये बताइए कहाँ, और चलो हम बताते हैं आपको कहाँ हो रहा था। लखनऊ में। कुछ तो याद आया? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में हो रहा था। इनका जो अध्यक्षता कर रहे थे, इनका अध्यक्षता अंबिका चरण मजनूदार, है ना, अंबिका चरण मजूमदार, है ना, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। क्लियर हो गया तक? तो आपको यहां तक याद रह गया। अब बताइए महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब कर रहे थे? महात्मा गांधी जो थे, है ना, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कब कर रहे थे? तो 1924 में। लेकिन कहाँ हो रहे थे ये जो अध्यक्षता कर रहे थे? तो कहाँ हो रहे थे? तो बेलगांव में। कहाँ हो रहे थे? तो बेलगांव में, है ना, बेलगांव में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कब किए? तो 1924 में। कहाँ हो रहे थे? तो बेलगांव में। अगर क्वेश्चन पूछे बेलगांव में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी थे। क्लियर हो गया? अब आते हैं 63 नंबर। कहता है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिए इंडिया में, है ना, इंडिया में इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो स्थापना जो किया था, कौन किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी का जो संस्थापक थे, स्थापना जो किए थे, वो कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब देखिए क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, क्या बोले हम? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नोट कर लीजिएगा, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन, है ना, सॉरी इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? है ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। चल अगला जो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। तो ये 64 क्या कहता है क्वेश्चन? भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस का स्वतंत्रता का व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्र अधीन है। देखिए ऑप्शन में आप देखिएगा अनुच्छेद 19 का 1 अ और बी, अनुच्छेद 1 ब, अनुच्छेद 1 स से डी, अनुच्छेद 1 द। तो जो नहीं करने वाले हैं अनुच्छेद 1 अ में, अनुच्छेद 1 अ में नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 65 क्वेश्चन नंबर, है ना। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल का सदस्यों को प्राप्त नहीं है।
इस विषय का निर्णय का अधिकार किसके पास है? देखिए, इस विषय का निर्णय का जो अधिकार है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कहता भारत में युद्ध घोषित करना अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम होते हैं? देखिए, भारत में जो है युद्ध घोषित करना या शांति का समझौता करना, ये जो है निर्णय लेने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का होता है। किसके होते हैं? तो राष्ट्रपति का। 67 क्वेश्चन नंबर है ना। 67 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान का भरा जा सकता है। देखिए, जब भारत में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, है ना, तो उसे भरने का अवधि जो होते हैं 6 महीना होते हैं। 6 महीना, है ना, 6 महीना। 68 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कहता है भारत की समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया गया है। देखिए, समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भारत में कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची जो है भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और मौलिक अधिकार बताइएगा आप लोग, है ना। मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य। अब राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति, एक याद बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति कहाँ से लिया गया? चलिए जल्दी हमको कीजिए, जल्दी बताइए। मौलिक अधिकार जो लिया गया है ना, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के। मौलिक अधिकार रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस के संविधान से। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी का संविधान से। ठीक है दोस्त, राष्ट्रपति का आपातकालीन जो शक्ति होते हैं वो कहाँ से, किससे लिए गए? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन का प्रक्रिया किससे लिया गया है ना। संविधान संशोधन का प्रक्रिया किससे लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। फिर से सुना देते हैं। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से। संविधान संशोधन का प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, है ना। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। बराबर अंतराल पे उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाला काल्पनिक रेखा क्या होता है? कंटूर होते हैं। क्या होते हैं? कंटूर होते हैं। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध क्या होता है? तो इसका जो बीच का संबंध होता है प्रतिलोम होता है। क्या होता है? प्रतिलोम होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतिलोम होता है। याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था जो होता है न्यास पर आधारित है। क्या पर आधारित है ना? न्यास पर। किस पर? न्यास पर आधारित है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है ना, कि 72 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा साफ करने के लिए प्रयोग में केवल डिटर्जेंट क्या है? तो क्या है? तो आपको हम बता दें, सल्फोनेट। क्या है? सल्फोनेट
नेट। अब सुनिए, यहाँ से सूत्र है, अगर बात कर लिया जाए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम धोवन सोडा भी कहते हैं, धोवन सोडा भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है। अगला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 10H2 होता है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, कहना 73 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। जब पक्षी बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं तो श्वसन क्रिया में सांस लेने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक अतिरिक्त वायु कोश पाए जाते हैं, एक अतिरिक्त वायु कोश पाए जाते हैं। तो 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार राज्य सरकार की अन्याय अधिकारिकता है? तो बिक्री क्रय क्या है? बिक्री कर, बिक्री कर, ठीक है। 75 देखिएगा, अश्लेष या नाम किस लिए दिया जाता है? अश्लेष जो है यह नाम गलित कैल्शियम सिलिकेट है ना, गलित कैल्शियम सिलिकेट के लिए दिया जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिक्री कर, है ना। तो क्लियर हो गया। अब देखिए अगला 76 नंबर, अर्थ के आधार पे, देखिए यहां से हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ हिंदी हो गया, एक बार आ जाइए 81, ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर 81 है जो है, कहता है कि एक अनिश्चित मानव अंडे में समान होते हैं, उसमें एक निश्चित मानव अंडे में X क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? X क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको हम बता दें, अच्छा चीज बताइए हमको, यहाँ बात आ गया, नोट कीजिएगा कि मनुष्य में कुल क्रोमोसोम की संख्या तो कितना? 46। अगर जोड़ा पूछेंगे तो 23 जोड़ा, कितना? 23 जोड़ा। संख्या पूछेंगे तो 46, है ना, कितना है? 46 है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? देखिए हीमोग्लोबिन क्वेश्चन नंबर आपका 82 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। आपको हम बता दें कि रक्त जो है ना, रक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ना RBC लाल रक्त कण, है ना, WBC संयुक्त रक्त कण, एक होता प्लेटलेट्स। देखिए RBC में, है ना, RBC में हेमो नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है। RBC में हेमो नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है। फिर से सुनिएगा, RBC में हेमो नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है। क्लियर हो गया। संयुक्त WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। WBC का शरीर का सैनिक भी कहा जाता है ना, शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला है, देखिए हेमोग्लोबिन में लौह प्रोटीन पाया जाता है। क्या लिखेगा? हेमोग्लोबिन में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है।
ठीक है। अच्छा, आरबीसी का जो संख्या होते हैं, है ना, आरबीसी का जो चलिए उसको बाद में बताते हैं, याद आ जाएगा तो, ठीक है। 83 क्वेश्चन क्या करा, सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है ना ल्यूकलिस्ट, जिसे लिकोलिप्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब आगे ये 84 नंबर है ना, 84 नंबर कहता है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाला रुधिर वाहिका क्या कहा जाता है? फेफड़ों से, है ना, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले वाहिक नली का फुसफुस है ना, फुसफुस है ना, धमनी, फुसफुस धमनी। फुसफुस जो धमनी होते हैं फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले वाहिक नलिकाएं होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। कहता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको बताते जब बारिश का मौसम आता है ना, तो देखते हैं कुआं के जो पानी होते हैं, पहले जब कुआं के हम लोग पानी जब पीते थे तो उसमें जब बारिश के टाइम आते थे बहुत सारे कीड़े हो जाते थे, क्योंकि नली वाला गंदगी पानी कुएं में चले जाते थे, तो क्लोरीन गैस वहाँ छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कारण जीवाणु के तो नष्ट हो जाते थे। तो कौन सी गैस? क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन का जो सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है Cl2, और संकेत अगर बात किया जाए क्लोरीन का तो Cl होता है। संकेत क्या होता है? Cl होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीलाथोथा का रासायनिक रूप क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, है ना, नीलाथोथा, देखिए क्या बोले, नीलाथोथा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा आपका 86, क्वेश्चन नंबर 86। नीलाथोथा, एक होता है नीलाथोथा, एक होता है सफेद कशिश, या कह सकते हैं उजला थोथा, एक होता है हरा थोथा। तो अभी कहा क्वेश्चन इसमें कहा कि नीलाथोथा का रासायनिक रूप क्या है? तो नीलाथोथा का रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट। क्या है रासायनिक रूप? आपको हम बता दें, देखिएगा इसका जो है रासायनिक रूप है ना कॉपर सल्फेट। इसका क्या? कॉपर सल्फेट। आज रखिएगा कॉपर सल्फेट। किसका हम बोले? नीलाथोथा का रासायनिक नाम भी कर सकते हैं इसको, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका जो अणुसूत्र होता है CuSO4 5H2O। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है डायरेक्ट कि नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। अब आता है क्या? सफेद कशिश, है ना। सफेद कशिश को हम रासायनिक जो नाम है ना, रासायनिक जो रूप है, इसको हम कह सकते हैं रासायनिक नाम जिंक सल्फेट। क्या कह सकते हैं? जिंक सल्फेट। क्या बोले? सफेद कशिश या उजला थोथा का रासायनिक नाम जो है वो जिंक सल्फेट है। इसका जो अणुसूत्र होता है ZnSO4 7H2O। अब हरा कशिश का जो रासायनिक नाम है फेरस, है ना, फेरस सल्फेट। इसका सूत्र होता है FeSO4 ACF4 7H2O, है ना। तो आप दोस्त इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नीलाथोथा का रासायनिक नाम
कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र CuSO4 5H2O। सफेद कशिश या उजला थोथा, इसका रासायनिक नाम जिंक सल्फेट, सूत्र होता है ZnSO4 7H2O। हरा थोथा का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट, सूत्र होता है FeSO4 7H2O। ठीक है, अगला चलते हम लोग क्वेश्चन 86 हो गया। 87 नंबर, भारत में स्थलीकृत मानचित्र कौन बनाता है? जियोलॉजिकल, कौन बनाता है? जियोलॉजिकल, है ना। जियोलॉजिकल जो है भारत में स्थलीकृत मानचित्र जो बनाता है उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल। क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल। ठीक है, 87 हो गया जियोलॉजिकल। अब देखिएगा जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, है ना, जियोलॉजिकल। देखिए जियोलॉजिकल, है ना, जियोलॉजिकल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एंजाइम मुक्ता क्या है? एंजाइम मुक्ता प्रोटीन है। एंजाइम मुक्ता क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम मुक्ता क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मुक्ता क्या है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान का DRDO का अध्यक्ष है? समीर बी कमाल, है ना। 89 जो है समीर बी कमात। 90 क्वेश्चन कराए दोस्त, है ना, कि एजुकेशन टाइपशिप बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया? एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला जो भारत का राज्य बन गया वो उत्तर प्रदेश। कौन बन गया? उत्तर प्रदेश, है ना। कौन बन गया? एजुकेशन टाउनशिप जो है बनाने वाला भारत का जो राज्य बना वो उत्तर प्रदेश बन गया है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें। दोस्त एक बात यार बताना चाह रहे हैं, आप लोग से हम कुछ नहीं मांगते हैं, बस आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो शेयर बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।